एक और अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। ART बिल का बनना, या यूं कहें कि इसे एक पहल ने बहुत से सवाल खड़े जरूर किए हैं, बहुत सी चिंताएं उभर कर आई हैं। बहुत से लोगों का कहना रहा कि हम ये सोचते हैं कि इनसे हम इन तकनीकों के कारोबार को नियंत्रित कर पाएंगे, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे ये और बढ़ जाएगा। साथ ही अगर चंद देशों में छोड़ दें तो ज्यादातर देशों में सरोगेसी पर पाबंदी है। ऐसे में विदेशों से आए दंपति और सरोगेट मां के बीच कानूनी पेचीदगियां क्या एक कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ औरत समझ पाएगी? भारत जहां गरीबी है वहां ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ अगर प्राकृतिक जोड़ों से हटकर या प्राकृतिक चीजों से हटकर जो विवाह रचा रहे हैं, उन जोड़ों को इसमें शामिल करने की भी खबरें हैं। ऐसे में क्या बाल अधिकारों की सुरक्षा मुमकिन हो पाएगी? क्या इस बिल में खामियां हैं या ये एक बेमानी चिंता है? जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। शर्मा जी, क्योंकि आपने ART बिल में काफी काम किया है, इसको आपने फॉर्मुलेशन में भी आप साथ रहे, जो इस बिल को लेकर जो चिंताएं हैं, फिर चाहे वो 21 से 35 साल वाला एक ग्राफ हो, चाहे फिर समलैंगिकों की बात हो, फिर चाहे बाल अधिकारों की बात हो, क्या ये वाकई चिंता है या ये फिजूल की चिंता है? मेरे हिसाब से ये बिल को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे उनका सबका जवाब इसके अंदर है। जहां तक सरोगेट मदर का सवाल है, हम भी नहीं चाहते, इस बिल के अंदर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं किया गया है कि उसका कमर्शियलाइजेशन हो, क्योंकि इसमें प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी वुमेन जो कि मैक्सिमम 3 लाइव बर्थ 5 लाइव बर्थ तक डिलीवरी कर सकती है, जिसके अंदर उसके खुद के बच्चे भी हैं। अगर किसी वुमेन के 3 अपने बच्चे हैं तो वो 2 से ज्यादा सरोगेट मदर नहीं बन सकती। दूसरा, उसकी हेल्थ का जहां तक सवाल है, पूरा उसका इंश्योरेंस का, उसके गेस्टेशन पीरियड के अंदर उसके देखरेख का है, उसका खर्चा है, वो सब जो है वो कमिश्निंग पेरेंट्स को उसको देना है। और जहां तक इनफर्टाइल जो फॉरेन कपल जो इस देश के अंदर आते हैं, क्योंकि वो यहाँ IVF करने के बाद में, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद में अपनी कंट्री को वापस चले जाते हैं, तो इस बिल के अंदर एक प्रोविजन रखा गया है कि एक लोकल गार्जियन होना चाहिए, जो लोकल गार्जियन उस सरोगेट मदर की देखरेख करे। अगर ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड उसकी कोई तबीयत खराब होती है, या डिलीवरी के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, या डिलीवरी के बाद उस बच्चे की लेने के लिए इनफर्टाइल कपल नहीं आ पा रहा है, तो उस बच्चे का और सरोगेट मदर का कौन ध्यान रखेगा? उसके लिए प्रोविजन है कि एक लोकल गार्जियन यहाँ होना चाहिए इस देश के अंदर, जो कि इसका ध्यान रखे। सवाल पे पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में इसका क्या है। जैसे वकील साहब ने बताया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कानून जो है हर स्टेट में अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया की कई स्टेट ऐसी हैं जहां सरोगेसी परमिटेड है, अमेरिका की भी कई स्टेट ऐसी हैं जहां सरोगेसी परमिसेबल है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी कई ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, सरोगेसी परमिसेबल नहीं है। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जहां सरोगेसी इतनी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में देखा गया तो वो लोग नहीं जानते। मेरे पास विदेशों से बहुत टेलीफोन आते हैं जहां पर कई पर्टिकुलरली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं, वहां तो लोग ये जानते ही नहीं है कि सरोगेसी होती क्या चीज है। तो जिस देश के अंदर जो हम धार्मिक ग्रंथों में सरोगेसी को मानते हैं, और जो हम बच्चे थे, हमने हमारे ग्रांड पेरेंट्स से इसके बारे में सुना था, तो सरोगेसी इस देश के अंदर कोई नई चीज नहीं थी। दूसरा, फॉरेनर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए इसमें विशेष प्रोग्राम में प्रोविजन दिया गया है, जो कि जैसे वकील साहब ने बताया कि जापान का जो केस था, माजी का केस, वो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन था, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें रिवीजन किया। और उसमें अब जो कंडीशन इसमें रखी है वो ये है कि कोई भी फॉरेन कपल जो कि हिंदुस्तान में सरोगेसी के लिए आता है, उसको पहले एक सर्टिफिकेट इशू कर देना, सबमिट करना पड़ेगा क्लिनिक के लिए, और उस सर्टिफिकेट में जस्टिफाई करे कि पहला कि जिस कंट्री से वो आ रहा है उस कंट्री के अंदर सरोगेसी परमिसिबल है। दूसरा, जो बच्चा इस देश के अंदर हिंदुस्तान में सरोगेसी से जो पैदा हो रहा है, चाहे वो डोनर प्रोग्राम से हो, जिसमें दोनों जेनेटिकली उसाइट्स और स्पर्म दोनों इंडियन हो, दे आर कमीशनिंग एक्ट इस तरह से कमीशनिंग पेरेंट के रूप में कर रहे हैं, वो बच्चे को सिटीजनशिप उसका कंट्री दे, ये सर्टिफिकेट उसका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री या उनकी एम्बेसी, हिंदुस्तान के अंदर जो एम्बेसी है वो दे, तभी उसको परमिशन होगी। घोष साहब, आपकी आशाएं इस बिल से? बिल देखिए, मैं तो दूसरा ढंग से देखते हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी जैसे आई डिफर दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्ट्री के जैसे होते हैं, चलते हैं, और मानव जो इतिहास है, सभ्यता का इतिहास, सिविलाइजेशन जो है, ये ऐसे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब ये पहले हुआ था, तो एक नोबेल विनर वाटसन, उन्हें जो किया डॉक्टर एडवर्ड्स, उसको हम जानते हैं, उसके साथ हम काम किया है, जो नोबेल प्राइज मिला, उसको बोला टेस्ट ट्यूब का ये माध्यम से
बहुत एबनॉर्मल बेबी होगा, वो हुआ नहीं। मेरा पूरा विश्वास है जो भी कोई टेक्नोलॉजी साइंस आते हैं, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज सो फ्लेक्सिबल एंड सो रेजिलिएंट, वो इसे ठीक समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, साइंस आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगे। सरोगेसी कोई नया चीज नहीं है, लेकिन ये देखना है कि सरोगेसी जो होते हैं उसको मदर को और चाइल्ड को वेलफेयर को आगे रखना चाहिए। वेलफेयर आगे रखना, इसी वेलफेयर पे मेरी आपकी बात है। अनूप जी, जो 21 से जो 35 साल का जो गैप दिया है, जिसमें 5 बार मां बनने की बात है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की हालत, उसमें ये कॉन्सेप्ट कहां तक फिट हो पाएगा? देखिए, जो माँ है, जो सरोगेट एक मदर बनने जा रही है, और अगर उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है, वो किसी और के लिए माँ बनने जा रही है, तो आई फील एज ए डॉक्टर हमारा एक परम धर्म है कि हमें पहले उसका ध्यान रखना है, क्या वो प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट है कि नहीं है। अगर वो 35 से ऊपर जाते हैं तो वो हायर एज में आ जाती हैं। और तो सिलेक्शन जो हमें सरोगेट का करना है, पहला तो एज बैरियर 35 बिलो 35 होना चाहिए। शी शुड हैव एटलीस्ट 2 बेबीज, 2 बच्चे उनके होने चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। 2 बच्चों के बाद 5 बच्चे नहीं, पहले अगर 2 सरोगेट किसी को ले रहे हैं तो उनके 2 बच्चे अपने 2 बच्चे उनके पहले होने चाहिए। देन यू आर कॉन्फिडेंट कि भी हाँ, इनको कोई दिक्कत नहीं आई है पहले 2 बच्चों में, तो आगे भी इनको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हाई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या उनको इलेक्टिव सिजेरियन करना पड़ा कि लास्ट में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आ रही है या पेन्स नहीं ले पा रही है, फिर किसी भी कारण से, तो अगर आपने देख लिया कि इनके 2 बच्चे अपने आप हुए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो अब उनको आप एज ए सरोगेट रिक्रूट करते हैं, तो चांसेस हैं कि वो नॉर्मली प्रेगनेंसी कैरी कर जाएंगी और सफलतापूर्वक वो बच्चा दे पाएंगी। अगर 35 से ऊपर जाती है एज, तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती हैं और हो सकता है सरोगेट को ही प्रॉब्लम आ जाए। इस पर हम आगे बात करेंगे। पुनीत जी, अगर रेगुलराइजेशन की बात है, ART की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्लिनिक को रेगुलराइज करने की बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें नजर आती है। इस कानून में जो करंट फॉर्म है उसमें तकरीबन सरोगेट की राइट्स पूरी ले ली गई हैं। फॉर एग्जांपल, इसके परमिशन चाहिए हस्बैंड की। सपोज मैंने अपनी वाइफ को कहा ठीक है, आप कुछ 1-2 लाख रुपए लेके किसी का बच्चा कैरी करो, 4थे महीने में मैं उससे नाराज हो गया, हमारी लड़ाई होगी, तो उसको अबॉर्शन करने का हक नहीं है इस कानून के अलावा। ओके, मैं कहूँ कि नहीं अबॉर्शन करोगे तभी हमारी शादी, तो डाइवोर्स ठीक है। क्या व्हाट इज राइट और किस हु इज राइट एंड हुज राइट इट इज, ये 3 अलग चीजें हैं। किसका हक है और कौन ठीक बात कह रहे हैं, ये कभी भी कमर्शियली मोटिवेटेड लोग डिसाइड नहीं करते, हमेशा जिनका 3rd पर्सन डिसाइड करता है, या लीगल प्रोफेशन से, या एथिसिस्ट, या फेमिनिस्ट, या चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। इसी चाइल्ड राइट पे अगर हम बात करें, लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है नुमानी साहब? साथ ही बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता उठी है, जो हमने पिछले दिनों काफी कुछ अखबारों में भी देखा। देखिए, ये डिस्कशन हमारे सामने नहीं होना चाहिए। लॉ तो जिस तरीके से भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये लॉ हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर को, जैसा वो मैंने शुरू से कहा, उससे टोटल डाइवर्जन है, बिल्कुल इस तरीके से। अब जैसे एक एग्जांपल दी गई किसी बहुत पुराने दिनों की बात, ये सिस्टम जो इस वक्त सरोगेसी का है, क्या स्पर्म देना, अंडा देना, कोख देना, फिर उसकी परवरिश करना, मैं समझता हूं कि न्यू सिस्टम है साइंस और टेक्नोलॉजी का, इससे पहले कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है कम से कम। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है वो ये, इसको लॉ पास हो जाने के बाद इस सरोगेसी के सहारे, जैसे हिंदुस्तान में बहुत से और बिजनेस पनप रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ 2 लाख क्लीनर गैर कानूनी तौर पर या कानूनी तौर पर पूरे भारत में है। पेशा भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, लेकिन फायदा इसमें किसको हो रहा है? अब जैसे मान लीजिए मंजी वाले केस में इसको पढ़ रहा था, उसमें दिया होता 3,25,000 का मकान, 50,000 रुपया कैश, 5 रुपये महीना पर मंथ, ये किसके पास है? क्या ये कानून बना करके भारत की जो आम जनता है, गरीब है, जो लालायित है अपने बच्चे को देने के लिए, क्या ये कानून उनको बच्चा दे पाएगा? क्या ये कानून उसको परवरिश करने के लिए दे पाएगा? ये तो मुट्ठी भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के बिजनेस के लिए बढ़ावा देने के लिए हम ये कानून का सहारा ले रहे हैं। वरना अगर इस सरोगेसी के लॉ के हिसाब से, ये जो आपका ड्राफ्ट बिल है, इसके हिसाब से अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, वी आर सर्विंग द नेशन, नहीं, नेशन को एक सर्विस तो आप दे रहे हैं, लेकिन 1 से 2% भी लोगों को फायदा नहीं हो रहा। गरीब लोग, जिसके बारे में आप कहोगे आगे चलकर भाई कोख देने के बाद ये 3 लाख रुपया दिया, 50 लाख रुपया दिया, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल हम पूछ लें, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर RS शर्मा जी से है कि ऐसी कौन सी वजह रही जिससे कि ये बिल बनाया गया?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये टेक्नोलॉजी हमारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो NIR मुंबई में पैदा हुआ था 80s के 86 87 के अंदर, उसके बाद में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में काफी IVF क्लिनिक डेवलप होने लगे और उसकी एक धीरे धीरे मशरूमिंग पैदा होने लगी। तो कुछ, क्योंकि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसमें एथिकल, सोशल, मोरल काफी सारे इश्यूज पैदा होने लग जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। तो ये इश्यूज जब नेशनल लेवल पर आने लगे तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई इनको रेगुलराइज किया गया है, क्योंकि किसी भी जो इस तरह की क्लिनिक है यहाँ पर पैसा बहुत इन्वॉल्व है, एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, मशरूमिंग हो रही है, उसको एक्रेडिट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। उसके लिए कैसे कर सकते हैं, हम कोई स्टैंडर्ड बनाएं कि हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी एक IVF क्लिनिक के लिए क्या होने चाहिए। तो 2000 के अंदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गवर्नमेंट ने ICMR से कहा, और देन द DG ICMR प्रोफेसर गांगुली ने मुझसे कहा कि आप कुछ इस तरह से कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी करिए। तो हमने एक कमेटी बना करके, और ये भी बहुत लंबी 2000 से लेकर के 2005 में मुझे कितना मतलब ऑल ओवर द कंट्री आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कहीं ना कहीं आपको लगता है धांधलियों को रोकने के लिए इस बिल की जरूरत पड़ी। हालांकि धार्मिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। वहीं महिला को तकरीबन 5 बार सरोगेट मां बनने का मौका दिया गया है और 21 से 35 साल की उम्र में 5 बार मां बनना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्या? वहीं विदेशों के मुकाबले भारत में सस्ती प्रक्रिया कानून बन जाने के बाद उसके सही मायने में लागू होने और गलत होने पर जवाबदेही की जिम्मेदारी काफी कुछ ऐसा है जिसे समझना एक बेहद पेचीदा मामला होगा। हाजिर होता है एक छोटे से ब्रेक के बाद, सवालों का दौर जारी रहेगा। आप रहेगा स्मिता के साथ। कानूनी मान्यता मिलने के बाद ही ये कानून मां बनने का रेट तय करेगा। अगर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी 18 इयर्स के बाद अपनी सरोगेट मदर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहे तो इज दैट पॉसिबल? ART एक्ट जो ART बिल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसकी क्या वजह है?